नमस्कार। आज के बीच बहस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है कृषक उत्पादक संगठनों के विकास से जुड़ी समस्याएं और चुनौतियां। और इसके लिए हम आपको लेकर आए हैं भरतपुर। भरतपुर पूरे राजस्थान में कृषक उत्पादक संगठनों के मामले में एक मिसाल के तौर पर उभर रहा है। और इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भरतपुर के जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री आलोक रंजन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि भरतपुर में जो एफपीओ की शुरुआत हुई है जिस तरीके से, तो उसकी जो शुरुआत है, जो अब तक की विकास गाथा है, वो किस तरह की रही है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया एफपीओ की चुनौतियाँ, तो एफपीओ ये संगठन जो है वो किसानों के एक प्रोफेशनल कंपनी की तरह ऑर्गेनाइज करने के कॉन्सेप्ट थे। और अलग कमेटी की 2010 में जब सिफारिश आई थी कि किसानों की आय कैसे बढ़े, इसके लिए कई समय से प्रयास हो रहे हैं। और उस सिफारिश के चलते ये माना गया कि किसान अगर किसी तरह से कंपनी के फॉर्म में ऑर्गेनाइज हो जाएं, जो कि कोऑपरेटिव भावना से चले पर कंपनी की तरह चले, ताकि प्रॉफिट कमाना ये एक मूल मंशा हो। और उसको देखते हुए ये माना गया कि ये एक श्रेष्ठ विकल्प है। भारत सरकार ने भी इस संबंध में 10,000 एफपीओ बनाने का निर्णय लिया है और राजस्थान सरकार भी लगातार प्रयासरत है। पिछले साल राजस्थान सरकार ने 143 एफपीओ को स्ट्रेंथन करने के लिए बजट घोषणा भी करी थी। इस साल अलग से कृषि बजट भी आया है जिसमें कई सारी घोषणाएं केवल और केवल कृषि के लिए की गई हैं। एफपीओ को विशेष रूप से ड्रोन से माइक्रो यूरिया किस तरह वो छिड़कें, ये प्रावधान किया गया है। तो भरतपुर चूँकि एक कृषि प्रधान जिला है, ये वो ज़िला है जो कि जहाँ पर ताजमहल भी बहुत पास में है, जहाँ पर घना पक्षी विहार भी है, तो प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर होने के कारण कई तरह के रिस्ट्रिक्शन ऐसे हैं जहाँ सामान्य उद्योग जो है वो यहाँ पर नहीं चलते। और पुराने उद्योग भी ऐसे थे जो समय रहते हुए बंद हुए और उसके कारण से कहीं ना कहीं बेरोज़गारी जो है वो एक मुख्य मुद्दा बनी। हमने ये देखा कि यहाँ पर मुख्य रूप से 86% किसान ऐसे हैं जो कि स्मॉल एंड मीडियम फार्मर हैं और वो खेती के जरिए ही अपनी आजीविका पर डिपेंडेंट हैं। यहाँ पर एक डेयरी भी है जो कि बहुत ही कम मात्रा में दूध का उत्पादन कर रही थी। ये दोनों चुनौतियों को हमने समाधान माना कि अगर हम किसानों के संगठनों को बड़ा करें तो किसान संगठित रूप से न केवल एक अच्छी बार्गेनिंग पावर से अपने सामान को बेच सकते हैं, बल्कि किसान अलाइड एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहते हैं। किसानों के घरों में महिलाएं होती हैं, वो महिलाएं एसएचजी में ऑलरेडी ऑर्गेनाइज होती हैं, तो हम उसके थ्रू डेयरी का भी काम कर सकते हैं। तो हमने ये दोनों काम एक साथ लिए थे। मुझे पूरा अच्छे से याद है, मार्च में हमने इसको शुरू किया था। उस समय 5 एफपीओ भरतपुर में बने हुए थे जिनमें 1500 के आसपास मेंबर थे। मुझे इस बात की खुशी है कि लगातार हमारी टीम, नाबार्ड और जो विभिन्न एजेंसियां हैं, उन सब के साथ मिलकर हमने किसानों के साथ बहुत सारी चौपालें करी। हम किसानों के बीच में बैठे, हमने उनको बताया कि आपको इस बात पे भरोसा होना चाहिए कि ये संगठन आप ही का है और इसमें केवल और केवल प्रॉफिट कमाना ये एक ही सोच होनी चाहिए। बाकी हम अगर सोचें कि सरकार की तरफ से इसमें क्या फ्री मिलता है, तो वो विचार हमने शुरू से नहीं रखा। और आई थिंक इसका परिणाम ये रहा कि शुरू में काफ़ी मेहनत भी लगी, लेकिन आज की डेट में 10,000 किसान जो हैं वो 16 एफपीओ में जुड़ चुके हैं। यानी एफपीओ की संख्या 5 से बढ़ के 16 हो गई है और किसानों की संख्या जो 1500-1600 थी वो बढ़ के 10,000 हो गई है। ये केवल एक शुरुआत होती है संगठन बनाना, लेकिन आगे का क्या विकल्प है, तो ये भारत सरकार ने ऑलरेडी इसकी गाइडलाइन बना रखी है। एफपीओ जब बनते हैं तो इन एफपीओ को ये निर्देश दिया जाता है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और राज्य सरकारें इनको खाद बीज के लाइसेंस जारी करें और साथ में एपीएमसी एक्ट में मंडी लाइसेंस भी इनको जारी होता है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस बात के लिए हमने काफ़ी प्रयत्न किया, इनको समझाया और ऐसे करीबन 5 एफपीओ जिनको हमने खुद दिलवाया, 2 को पहले से था। ये सारे के सारे उर्वरक जो हैं वो अब ये बेच सकते हैं, लेकिन फिर भी चुनौतियां रहीं क्योंकि उर्वरक के ऑलरेडी डीलर होते हैं, वैल्यू चेन होती है। तो एफपीओ एक नया संगठन है, इनको उर्वरक मिल नहीं रहा था। माननीय मुख्य सचिव महोदया ने इस संबंध में काफ़ी रुचि ली। उन्होंने स्वयं मीटिंग ली, जितने भी केमिकल फर्टिलाइज़र बनाने वाली कंपनीज़ हैं राजस्थान में, उनके साथ मेरी स्वयं की मीटिंग उन्होंने करवाई। और मुझे खुशी है कि इफ़को और क्रिप्को ये दोनों कंपनियां आपकी डेट में हमारे जितने भी एफपीओ हैं उनको उर्वरक दे रही हैं जहां से वो किसानों को बेच रहे हैं। इस तरह से किसानों को फ़ायदा दिख रहा है कि एक संगठित दुकान में जहां वो मेंबर हैं वहां से उनको उर्वरक मिल रहा है, तो एक तरह से उनको एक सिक्योरिटी का एहसास है। इसके अलावा ये जो उत्पाद करते हैं, मुख्य रूप से हमने सरसों पे ध्यान दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो एक स्कीम चल रहा है, उसमें सरसों बेस इंडस्ट्री जो है वो भरतपुर का मेन टॉपिक है। भरतपुर को अलोकेटेड जो सब्जेक्ट है वो है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में सरसों बेस इंडस्ट्री। और सरसों के उत्पादन में ही भरतपुर और अलवर ये दोनों अग्रणी जिले हैं।
पिछले कई सालों में यहाँ गेहूं का उत्पादन घटा है और सरसों का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है। तो इसको देखते हुए हमने सरसों के उत्पादन पे जोर दिया, पर सरसों की खरीद और बेच के लिए मंडी लाइसेंस होना ज़रूरी है। हमने 11 एफपीओ को मंडी लाइसेंस भी दिलवाए हैं और ये एफपीओ अब मंडी, पिछले रबी सीज़न में इन्होंने करीबन 1500 मीट्रिक टन के आसपास काम किया था। इस बार मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे, क्योंकि पिछली बार ये नए थे, इस रबी सीज़न में ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में सरसों खरीदेंगे। हमने इनकी जो यहाँ सरसों के करीबन 200 उद्योग हैं, जिनमें 100 तो बड़े हैं, उनके साथ इनकी एक एग्रो बिजनेस समिट कराई थी और उसके बाद इनकी इंडस्ट्री विजिट भी कराई थी। मुझे खुशी है कि ऐसे कई उत्पादक आगे आ रहे हैं। वो चाहते हैं कि अभी से वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट कर लें। हालांकि इनका पास अभी क्वांटिटी कम है, पर मुझे लगता है 10,000 किसान अगर सभी एग्री हो जाते हैं तो काफ़ी बड़ी मात्रा में सरसों उपलब्ध होगी, जिसको एक अच्छे दामों पर इनको बेचा जा सकेगा। प्लान ये है कि अगर ये इसी तरह से बेचेंगे तो इनको एक अच्छा मार्केट में दाम मिलेगा। जैसा कि आपने बताया कि एफपीओ है वो काफ़ी क्रांतिकारी एक भूमिका निभा रहे हैं किसानों के विकास में। पहले ऐसे बहुत सारी योजनाएं आया करती थी किसानों के विकास के लिए, लेकिन एफपीओ में आप क्या ख़ास देखते हैं कि वो किस तरीके से एक अलग तरह का रोल निभा रही है कृषि विकास में? मुझे लगता है, जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था एक बार, कि देश की समस्याएं और उनका समाधान दोनों कृषि में निहित है। कृषि में सुधार हो, इसके लिए कई सारी कमेटियां, कई सारी रिपोर्ट्स बन चुकी हैं और एफपीओ उसमें नवीन प्रयास है। मूल रूप से कोऑपरेटिव की भावना से काम पहले से भी होता था। कई सारी संस्थाएं बनी हुई हैं, पैक्स बनी हुई हैं, प्राइमरी सोसाइटी, जो कि काम करती हैं ये वो मूलतः क्रेडिट का और उर्वरक का ही काम करती हैं। किसानों की आय बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो किसी तरह से अपने उत्पाद को प्रोसेस कर पाएँ, क्योंकि ज़्यादा वैल्यू एडिशन जो होता है वो उत्पाद की प्रोसेसिंग में है और ज़्यादा वैल्यू एडिशन उसको डायरेक्ट मार्केट में सेल में है। ये दोनों काम जो है अगर कोई इंटरमीडिएटरी करता है, इसलिए किसान को जो दाम मिलता है वो कम मिलता है। शायद यही सोचते हुए ये प्रयास है कि एक कंपनी के रूप में इसको रजिस्टर किया जाए। कंपनी की मूल भावना ये रहेगी कि प्रॉफिट जो है वो एक प्रधान रहेगा। दूसरा ये रहता है कि इसमें 3 साल तक इसको भारत सरकार की फंडिंग से सपोर्ट मिलता है। तो वो संस्थाएं, इसमें एक सीईओ होता है जो कि प्रोफेशनल व्यक्ति होता है, वो एक बिज़नेस प्लान तैयार करता है कि ये उत्पाद कहाँ बेचें। वो 3 साल तक का समय होता है जब ये एफपीओ अपने पैर पे खड़े भी हो जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है इसमें वो चीज़ है जहाँ एक कोऑपरेटिव की भावना है और उसके साथ साथ एक कंपनी की वैल्यूज़ हैं, ताकि मार्केट में किस तरह से अपने उत्पाद को बेचना है। और इसमें सारा जिला प्रशासन हम लगे हुए हैं कि इनकी मार्केट से एक्सेस बढ़ाई जाए, इनकी मार्केट के साथ में मीटिंग कराई जाए। इसलिए मुझे लगता है ये एक हाइब्रिड मॉडल है जो कि एक नवीन प्रयास है। और ये ऐसे कई राज्य हैं। राजस्थान में भी एफपीओ काफ़ी मैं पहले एग्रीकल्चर विभाग में भी कुछ समय काम कर चुका हूँ। उस समय भी करीबन 53 एफपीओ थे राजस्थान में जो हमने बनाए थे। तो महाराष्ट्र में कई एफपीओ हैं, मध्य प्रदेश में कई एफपीओ हैं। तो कई बड़े लेवल पे भी काम कर रहे हैं। बस वही सपना है कि अब इन एफपीओ को, क्योंकि 10,000 किसान हो गए हैं, हमारा भी प्रयास है कि हम अब इनका एक फेडरेशन बनाएं, एक बड़ी संख्या में किसानों का एक संगठन बनाएं। तो उसके बाद जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है जो कंपनी में आती है वो फिर इसमें आ जाएगी। इसके अलावा जैसे कि आपने देखा होगा कि एफपीओ बनने के बाद में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है किसानों में जागरूकता भी आई है। हम भी जैसे फील्ड में यहाँ पे गए थे तो हमने ये देखा था कि पहले जो है किसानों को सिर्फ ये होता था कि बहुत सारी योजनाएं मिल रही हैं, लेकिन अब के टाइम पे ये हो रहा है कि एफपीओ बनने के बाद में वो आपस में बात करते हैं, उनको जो है एक गाइडेंस मिलता है कि प्रोफेशनली, तो वो खुद भी अब ये सोचने लगे हैं कि हमारी सरसों है तो उन्हें इतना भी मालूम है कि देश के अंदर खाद्य तेल जो है वो बाहर से विदेशों से आता है, तो हम खुद इसका ब्रांड बनाएं, हम खुद जो है वो अगर बेचेंगे तो हमें भी प्रॉफिट होगा और जो उपभोक्ता है उन्हें भी फ़ायदा होगा। तो इस तरह की जो जागरूकता है जिसकी वजह से वो खुद एम्पावर्ड होते हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वो इसमें एक जो है रोल वो भी काफ़ी अच्छा इसके अंदर आ रहा है सामने। तो उसके बारे में आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं कि जब किसानों के साथ में आप मीटिंग करते हैं, जब उनको बार बार समझाते हैं, हमने इसमें एक ब्लॉक लेवल कमेटी बनाई थी और हमने अपने ब्लॉक लेवल अधिकारी, चाहे वो एसडीएम हो, बीडीओ, उनको निर्देश दिया था कि आप किसान सभा, किसान चौपाल करें। मुझे लगता है कम से कम 10 में तो मैं गया था, जो 16 एफपीओ उनमें से 5 पहले से बने हुए थे। तो वहाँ जब जाके हम उनकी मीटिंग करते हैं तो हम पहले उनको ये समझाते हैं कि देखिए, आप लोग अलग अलग रूप से सब अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं, अलग अलग संगठनों में आप बने हुए। अब आप इस कंपनी में आने से पहले अपनी समस्याएं बताइए। तो हमने कई जगह केवल उनकी समस्याओं के लिए 2-3 मीटिंग केवल उनकी समस्याओं की सुनवाई के लिए करी।
तो उसमें पता लगा कि बहुत छोटी छोटी समस्या हैं, जैसे कि कोई एग्रीकल्चर का तार डालना चाह रहा है पर वो पड़ोसी उसको अलाउ नहीं कर रहा। कई बार मेड़ की सीमा ज्ञान के लिए आपस में लड़ाई हो रही है, कई बार बोरिंग कहाँ है, पानी कहाँ है। तो ये छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं, जब हम गांव में इनकी मीटिंग करते हैं तो इनको यही समझाते हैं कि आप आपस में आपका छोटा मोटा विवाद है, वो हो सकता है सीमा ज्ञान करने में कुछ समय लगे, हो सकता है तार को डालने में समय लगे, इनको समझाने में समय लगे, लेकिन समझाइश का एक समाधान होता है। लेकिन आप जब इस कंपनी में आएँ तो आप अपनी उन चीज़ों को परे रखें, वो आपके व्यक्तिगत हैं। आप इसमें केवल ये सोचें कि हम दोनों को मिलकर किस तरह से वो काम करना है जिससे उत्पादन बढ़े। लेकिन जागरूकता के लिए हम अलग विभागों को भी ले जाते हैं। हमने इसमें जो पीडी आत्मा होती है, आत्मा एक भारत सरकार का मिशन है जिसमें कि किसानों को और कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। हमने उसको और हमारे डीडी एग्रीकल्चर को, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। जो भी इंटरवेंशन हमें मिलते थे, चाहे वो मुफ्त खाद, मुफ्त बीज या फिर कृषि पे कोई प्रयोग हो या कोई वर्कशॉप हो, हम इन किसानों को प्राथमिकता देते थे। उससे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनके पास पहुँची। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर किसान के घर में एक फैमिली होती है, उस फैमिली में महिलाएं होती हैं। जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था, हमने महिलाओं को बताया कि आपके पास जो भैंस हैं, गाय हैं, इनका दूध आप 30 से 35 रुपये में बेचते हो। राजस्थान सरकार ऑलरेडी बजट में घोषणा करके आपको डेयरी के थ्रू अगर आप बेचते हैं दूध को तो 5 रुपये उस पर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में अलग से मिलते हैं। हमने महिलाओं को फिर जब बताया बात तो उनमें इतनी जागरूकता आई, वो ऑलरेडी एसएचजी में ऑर्गेनाइज थी, और फिर हमने राजीविका को भी एफपीओ के साथ में जोड़ दिया। इसका परिणाम ये रहा कि महिलाएं आगे आई डेयरी बनाने के लिए, डेयरी की सोसाइटी बनाने के लिए, और ऐसे कई सोसाइटियों का हमने उद्घाटन किया। और करीबन आज 2 से 2,500 महिलाएं जो हैं वो करीबन 53 ऐसे उन्होंने सोसाइटी बना ली हैं। अभी हम 180 और बनाने की योजना बना रहे हैं, जो कि यहाँ भरतपुर की सरकारी डेयरी में दूध सप्लाई कर रही हैं। उसका परिणाम यह रहा कि जनवरी माह में जब 7-8 हज़ार लीटर दूध भरतपुर डेयरी इकट्ठी करती थी, आज भरतपुर डेयरी में अधिकतम एक बार के लिए 50,000 लीटर भी पहुंचा है आंकड़ा। अभी वो 40,000 लीटर के आसपास चल रहा है। तो जब जागरूकता आती है तो सरकार की वही स्कीम, वही व्यक्ति जो है वो ज़्यादा सजग हो जाता है, और वो किस तरह से अधिकतम फ़ायदा कमा सके, वो बात जो मुझे लगता है वो मैसेज जब बार बार हमने मीटिंग करी तो उनसे पहुंचा है। तो इसमें कोई शक नहीं, आप जो बात कह रहे हैं कि जब बार बार संवाद करते हैं, संगठन बनाते हैं, तो जागरूकता का स्तर बढ़ता है और उससे निश्चित रूप से फ़ायदा होता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि महिला किसान जो हैं वो आगे आ रही हैं, क्योंकि महिला किसान एक ऐसा वर्ग है जो कहीं ना कहीं हमारा अछूता रह जाता है। जब हम लोग किसानों की बात करते हैं तो हमारे बेसिकली जो दिमाग में पिक्चर आती है वो एक पुरुष किसान की ही आती है, लेकिन महिला किसान जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या में है। तो महिलाओं से रिलेटेड भी बहुत सारी चुनौतियाँ रही होंगी। उनको जब आप एफपीओ से जोड़ने की बात करते हैं तो उनके अंदर संगठन की भावना को लाना, उनको जोड़ना, तो उसमें जो है वो मतलब आप क्या ये कहना चाहते हैं कि कई जगह है जहाँ पर राजस्थान के बहुत सारे दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे इस तरह के एफपीओज़ की ज़रूरत है, तो उसमें किस तरह की चुनौतियाँ हैं और उनका आपने किस तरीके से एक तरीका निकाला जिससे बाकी लोग भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं? मुझे लगता है महिलाएं ऑलरेडी कई तरह के काम यहाँ कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि करीबन 86,000 महिलाएं जो हैं वो एसएचजी में जुड़ी हुई हैं। फ़र्क सिर्फ इतना था कि जब अपन एफपीओ की भावना से गए तो पता लगा कि महिलाएं भी हैं, वो ऑलरेडी कुछ काम कर सकती हैं। तो हमने यहाँ पर एक स्किल मैपिंग कराई पहले तो, कि कहाँ कौन कौन से संसाधन हैं और क्या काम किया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ पर एक ब्लॉक है भुसावर, वहाँ पर भुसावर जो ब्लॉक है उसमें बागवानी का काफ़ी काम होता है, और साथ में वहाँ पर बागवानी के जो उत्पाद हैं उससे अचार बनता है। और हमने भुसावर के अचार को जियोग्राफिकल इंडिकेटर मिले, उसके लिए हमने ऑलरेडी यहाँ से चिट्ठी भी भेज रखी है। चेन्नई में वो अभी लंबित है मामला, पर जियोग्राफिकल इंडिकेटर मिलने का जो काम है वो तो होता रहेगा। बट मीनवाइल इन महिलाओं को संगठित करके ये अपने अचार कैसे बेचें, उसके लिए हमने यहाँ पर अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी हाट लगाई थी। तो भुसावर में अचार का हमने जोन आइडेंटिफाई किया, उज्जैन ब्लॉक में हमने डेयरी का आइडेंटिफाई किया, रूपबास में हमने जूट का आइडेंटिफाई किया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि रूपबास में 2 एसएचजी तो ऐसे हैं जो कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे अपने जूट के उत्पाद बेच रहे हैं। उनकी जो समस्याएं थी बस हम वो सुनते गए, क्योंकि वो किसी न किसी किसान से कनेक्टेड हैं, और वो खुद भी काफ़ी, मैं कहूँगा, श्रमजीवी हैं, बहुत मेहनती हैं। महिलाएं ना केवल खेतों पे काम कर रही हैं बल्कि घरों का भी सारा काम संभाल रही हैं। तो ऐसे में मैं को कहीं ना कहीं मेरा व्यक्तिगत ऑब्जर्वेशन है कि उनके बिज़नेस एक्यूम काफ़ी हाई है। हमको बहुत ज़्यादा मेहनत वहाँ नहीं करनी पड़ी, और वो एक डिसिप्लिन उनमें है जिससे कि उन्होंने बड़ा जल्दी इस चीज़ को पकड़ा
और नगर जैसे ब्लॉक में जहाँ हमको लगता है मूर्तियों का काफ़ी काम हो सकता है वो क्लस्टर है। और भरतपुर में इटसेल्फ डेयरी का काफ़ी काम है, भरतपुर में हनी का काफ़ी काम है। तो यहाँ कुछ महिलाओं ने एसएचजी बना के हनी का काम चालू किया है और हनी के उत्पाद ये बेच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा भरतपुर में हनी की बड़ी इंडस्ट्री है और संभवतः ये उन ज़िलों में होगा जो कि निर्यातक अगर हम देखेंगे मस्टर्ड हनी का उनमें एक नंबर पे है। तो जितनी भी महिलाएं जो जो एक्टिविटी कर सकती हैं, हमने उनको ये सिखाया है कि आप अपनी एक्टिविटी एक समूह में करें, एसएचजी में बैंक से क्रेडिट मिलता है उसको लें और बाद में आप एफपीओ के मेंबर बन जाएं। एक एफपीओ में कितने भी हज़ार मेंबर हो सकते हैं। जैसे एक कंपनी में कई तरह के लोग होते हैं, हमने उनको समझाया कि इसमें 100 लोग हैं, 10 लोग अगर एक एक्टिविटी करते हैं वो कंपनी के माध्यम से ब्रांडेड करा के उसको बेचें, प्रॉफिट की शेयरिंग कंपनी और 10 लोगों के बीच में हो सकती है। तो अब ये एसएचजी और एफपीओ को हम मर्जर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिससे कि एक एफपीओ में पूरे साल होने वाली कई सारी एक्टिविटी हो, दूध डेयरी का काम भी चलता रहे। जब सरसों होती है तो फिर हनी का काम जो होता है वो मस्टर्ड से ही होता है, तो हनी का भी काम होता रहे और मीनवाइल जो कृषक हैं वो एफपीओ के उत्पाद को मार्केट में प्रोसेस करके बेचें। तो इस तरह से एक इंटीग्रेटेड अप्रोच ये हमारी करने की मॉडल है। इसमें कोई शक नहीं कि ये काफ़ी टाइम टेकिंग है, ये वो इंटरवेंशन नहीं है जो एकदम हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि एक एफपीओ की सस्टेनेबिलिटी के लिए भी मिनिमम 3 ईयर्स माने हैं और 3 ईयर्स तक गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है। तो ऐसे में हमने अभी 8-9 महीने में ही जो किया है वो हमें लगता है उसमें काफ़ी और एफर्ट हम लगाएंगे, तब ये थोड़ा और सस्टेनेबल रहेगा। एफपीओ जो है वो कई जगह पर लोग उससे चुनौतियों से जूझ रहे हैं अभी भी। जैसे कि एफपीओ में एक जो लिमिट है वो 100 लोगों की है कि 100 किसान उससे जुड़ने चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि आपके यहाँ पे जो है काफ़ी संख्या में, मतलब एक एक एफपीओ पे जो है 800, 900, 1000 की तादाद में, उससे ज़्यादा की तादाद में किसान जुड़े हुए हैं और कई जगह पे वो समस्या आ रही है। तो आपको क्या लगता है किस तरह की चुनौतियों का सामना आपने इसमें किया एफपीओ की इनिशिएटिव में? मुझे लगता है ऑलरेडी कृषक जो होते हैं वो काफ़ी अवेयर हैं इस मामले को लेकर के कि कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ होती हैं पहले से, और भी कई तरह के वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑर्गेनाइज होते हैं। तो ऐसे में कृषक मुझे लगता है सबसे ज़्यादा बड़ा इकोनॉमिस्ट होता है, उसको अपना बिल्कुल मार्जिनल फ़ायदा जो है अगर मिलता है तभी वो उस इंटरवेंशन की तरफ जाता है। और ये मुझे लगता है इस अनुभव से पता लगा, क्योंकि जब जब किसानों से बात करी तब तब वो अप्रीहेंशन उनके दिखे कि ये नई चीज़ है तो इसमें नया क्या है, इसमें कहीं कुछ हो जाए, कल को हमारा नुकसान हो जाए। तो उसके लिए कई बार उनसे बात करनी पड़ी, उनको समझाना पड़ा, उनको ये बताना पड़ा कि अगर हम अप्रीहेंशन रखेंगे तो आज हम जिस स्थिति में हैं उस स्थिति में तो हम रहेंगे ही, पर अगर हम इस बात को, अप्रीहेंशन को या जो अपनी शंकाएँ उसको अगर छोड़ दें और थोड़े समय के लिए हमारी बात एक बार मान लें, क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के फॉर्म में आपको पूरी तरह से सपोर्ट करके साथ में खड़े रहेंगे, तो वो बात फिर धीरे धीरे उनको समझ में आई। तो इसलिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरह से इस बात को समझाया जाए कि एक संगठन आप बना के, क्योंकि संगठन तो किसान तरह तरह के बनाते ही रहते हैं, तो इसमें उससे अलग क्या है, इसमें कैसे फ़ायदा हो जाएगा। दूसरी जो चुनौती सामने आई वो ये है कि एक कोई चीज़ सब्सिडाइज फॉर्म में मिल जाए, कोई चीज़ मुफ्त फॉर्म में मिल जाए, तो निश्चित रूप से उसकी तरफ, जैसे मैंने आपको बताया, मार्जिनल फ़ायदे पर भी ध्यान रहता है। तो ऐसे में मुफ्त अगर नहीं मिलती है तो फिर कैसे हो, ये बड़ी डिफ़िकल्ट आइडिया हो जाता है। इसलिए हमने शुरू से बताया कि ये आपको एक एफपीओ में ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सरकारी फंडिंग आपको मिलेगी, लेकिन जैसा आपने बताया मिनिमम 300 लोग करने ज़रूरी होते हैं, तो गवर्नमेंट से फंडिंग आने लगती है, बैंक से लोनिंग होने लगती है, एक रिवॉल्विंग फंड होता है, क्रेडिट गारंटी, कई तरह का स्ट्रक्चर है, तो वो आप उस फॉर्मल नेट में आ जाते हैं और उसके साथ में आपके एनुअल अकाउंट्स ऑडिट होने चाहिए, कई चीज़ें। तो इसलिए इस व्यवस्था को बनाया कि एक इनिशियल लेवल से उठ के मिनिमम 300 किसानों तक पहुंच जाएं, तो फिर आप उस नेट पे आते हैं जहां पर आपको लोनिंग भी होती है, जहां पर आपको, तो वो ज़रूरी भी है क्योंकि एक मिनिमम साइज़ होना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है ये दोनों चीज़ों में कहीं ना कहीं बैंक यानी फाइनेंशियल नॉलेज, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये चीज़ भी आई। हमने बैंकों के साथ भी इसलिए विशेष रूप से मीटिंग कराई। हमने बैंकों को भी कहा कि किसान जब आवेदन करता है उसको पता नहीं होता है, तो हमको ऐसी मॉडल डीपीआर बनानी चाहिए कि जैसे कोई सरसों के ऑयल निकालने की कोई मशीन है तो वो एक स्टैंडर्ड डीपीआर बन सकती है, वही हमने किसानों को शेयर कर दी ताकि वो उसको लेकर के आवेदन करें। इन किसानों को का जो अप्रीहेंशन है उसको सुनना बहुत ज़रूरी है और उसमें टाइम देना बहुत ज़रूरी है, तभी मुझे लगता है ये चीज़ आगे बढ़ती है।
जैसा कि आपने कहा फाइनेंशियल लिटरेसी की बात, तो किसानों के अंदर जो है फाइनेंशियल लिटरेसी और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि पहले जो है किसानों में उस तरह की जागरूकता नहीं थी। जो किसान ऋण लेते थे उसके बाद में वो कर्ज़ माफ़ी को लेकर के उनके अंदर ये आशंका रहती थी कि कर्ज़ को वापस नहीं चुकाना है। बैंकों में कई किसानों में ये चीज़ देखी गई थी, तो उसको लेकर के उनके अंदर भी समस्याएं होती थी, बैंकों के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स होती थी किसानों को लोन देने को लेकर के। तो अब जो है एफपीओ के बाद में जो एक विश्वास है, बैंकों के साथ जो जुड़ाव है और एक जो संगठन बन रहा है, जो जागरूकता आ रही है, तो वो उस दिशा में भी मेरे ख्याल से काफ़ी महत्वपूर्ण एक भूमिका निभा रहा है। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी तो एक है ही टर्म, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये किसानों का अपने लेवल पे फॉल्ट नहीं है, रादर देन ये एक व्यवस्था है जो कि कई इकोनॉमिस्ट रिपोर्ट में, इकोनॉमिक सर्वे में बार बार आता है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कई तरह से अभी रेगुलेटेड है, और बिकॉज वो रेगुलेटेड है तो उसमें सब्सिडी भी है और उसमें ये व्यवस्थाएं हैं, और वो ज़रूरी भी हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में अभी भी काफ़ी रिस्की प्रपोजिशन है। एग्रीकल्चर अपने आप में जैसे भरतपुर में अगर कहें इस बार बारिश अच्छी हुई है, तो सबको पता है कि बारिश अच्छी हुई है तो सरसों का उत्पादन जो है वो ज़्यादा होगा, तो पानी पे ही एक ऐसी डिपेंडेंसी है। तो ऐसे कई सारे रिस्क फैक्टर हैं, और शायद उस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए ही ये इंश्योरेंस और सारी स्कीम्स होती हैं। तो मुझे लगता है कई कई सिस्टमिक रीज़न हैं उसके, जिसके कारण भी शायद ये आपने जैसा बताया वो चीज़ें निकल के आती हैं। पर इसमें भी कोई शक नहीं है कि जो बैंकिंग सिस्टम की नॉलेज है वो निश्चित रूप से अभी बढ़ाए जाने की काफ़ी गुंजाइश है, और उसके लिए लगातार बैंक भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, जैसे कि आज काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो ऑनलाइन होती हैं। हम एफपीओ से जब बात करते थे तो कहीं ना कहीं हमें पता लगा कि कई मोबाइल के थ्रू जो है उनके बैंक में पैसा आ जाता है, पर उनको पता नहीं पड़ता। उनके बैंक में कृषि निधि का कोई पैसा आ गया, कोई और सब्सिडी हो गई, तो पर उनको पता नहीं रहता। वो उस परिवाद को ले आते हैं, बाद में बैंक की पासबुक मंगाते हैं या बैंक से रिकनसाइल करते हैं, तब पता लगता है। कई बार छोटे मोटे मैसेज पे कोई फाइनेंशियल फ्रॉड भी ऐसा भी ध्यान में आया। तो बहुत ज़रूरी है कि आईटी और फाइनेंशियल ये दोनों जो चीज़ें हैं वो किसानों को एक नॉलेज दी जाए। तो हम भी जब कभी अपने संवाद किसानों से करते हैं तो हम प्रयास करते हैं कि हम इस बारे में विशेष रूप से बताएं कि आप जब बैंक में भी जाते हैं तो बैंक में आप आराम से, जो मैनेजर है उसको ओरिएंट हमने करने का प्रयास तो किया है, हालांकि इसमें काफ़ी समय लगेगा। बैंक अपने हिसाब से थोड़ा काम करते हैं और एग्रीकल्चर लोन के एक अलग सेक्टर है। लेकिन इसमें मुझे लगता है सुधार हो रहा है, और किसानों की भी जैसे जागरूकता बढ़ रही है। आजकल कहाँ बैंक खुलना चाहिए या वो वाली मांग आने लग गई है। कहीं कोई शिकायत भी होती है तो वो पूरी तरह से लेके आते हैं कि साहब यहाँ हमें शिकायत भी है, और उसकी हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकिंग कमेटी में हम उसकी सुनवाई भी करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ज़रूरी बात थी, एस्पेक्ट थी रादर, कि महिलाओं में तो एसएचजी के थ्रू फाइनेंशियल लिटरेसी काफ़ी अच्छी आ गई, क्योंकि वो सेविंग से ऑर्गेनाइज हुए, फिर वो बैंकिंग से जुड़े। उनको पता है कि 100 रुपये पे 1 रुपया देना है, ये इंटरेस्ट रेट है, या 100 रुपये पे 2 रुपये देना है। परंतु कहीं ना कहीं जो मेल हैं जो कि खेती करते हैं वो बैंकिंग सिस्टम से जुड़े थे, और उसमें वो ज़्यादा केसीसी की लोनिंग और ये सब होती थी। तो उसमें अब चूँकि हम संगठित रूप से काम कर रहे हैं तो बैंक को लेके जा सकते हैं उनके द्वार पे, और वो उनको समझाइश हो सकती है। तो वो उस दिशा में भी काम तो हो ही रहा है, पर अभी और बेहतर काम करने की निश्चित रूप से गुंजाइश है। हमने रूपवास का जो एफपीओ है वो विज़िट किया था अभी, तो वहाँ पे हमें ये बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली कि उसके जो ज़्यादातर मेंबर हैं, मतलब करीबन 80-90% जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो लघु एवं सीमांत किसान थे, और उनमें से भी दलित जो किसान थे उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। तो वहाँ पर जो है उनमें इतनी जागरूकता है कि वो हमें कह रहे थे कि अब जो है एफपीओ जो ब्लॉक लेवल पे बनता है वो अब हमारे और ज़्यादा लेवल तक वो पहुँचे, और ताकि जो है एक तरीके से जो डिस्टेंस एक उनको कवर करना पड़ता है कई बार बैठकों के लिए, तो वो चीज़ हो। तो इस तरह से अब उनकी तरफ से एक डिमांड आने लगी है। पहले ये हुआ करता था कि ऊपर से योजनाएं बनती थीं और उनके लिए, लेकिन अब वो भी डिमांड करने लगे हैं कि उनके लिए कौन सी चीज़ें जो हैं वो बेटर होने लगेंगी। तो इस तरीके से जो आपने कहा बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए थे, तो लघु और सीमांत किसानों के लिए ये चीज़ जो है वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब हम लोग पूरे देश में कृषि विकास की बात करते हैं। तो उस दिशा में आपका क्या एक्सपीरियंस इस एरिया में रहा? मुझे लगता है आप रूपबास में राणा सांगा एफपीओ में गए होंगे, और
आप ये देखेंगे कि आपने जैसा बताया, मैंने शुरुआत में भी बताया था कि करीबन 86% जो हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं यहाँ पर। यहाँ की भूमि काफ़ी उपजाऊ है, लेकिन जोतों का आकार छोटा है, और जैसा मैंने शुरू में बताया कि उद्योग इतने ज़्यादा नहीं हुए, तो एग्रीकल्चर ही जो है मुख्य व्यवसाय है। तो ऐसे में लघु और सीमांत किसान ये प्रायोरिटी एरिया है, और यही वो लोग हैं जिनको हम ज़्यादा समझाते हैं, और उनको भी ये बात समझ में आती है कि आज किसी के पास 1 बीघा 2 बीघा खेत है, ऐसे अगर 100 लोग इकट्ठा हो जाएं तो इनके पास एक ठीक ठाक उत्पाद होता है कहीं बेचने के लिए। दूसरा ये है कि इसमें न केवल दलित समुदाय के बल्कि सभी समुदाय के लोग इकट्ठे हैं। हमने वहाँ मीटिंगों में इसको विशेष रूप से लिया है, क्योंकि गांव में कई बार ऐसा होता है कि कोई संगठन बनता है तो कोई विशेष समाज का बन जाए या किसी दूसरे समाज का बन जाए, ऐसे भी चीज़ें कई बार देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर से मैं उसी बात को बताऊंगा कि जब हमने ओरिएंटेशन किया तो ये रखा कि ये एक कंपनी है, और इस कंपनी में जैसे आज बड़ी बड़ी कंपनियों के हमने उदाहरण दिए बाय नेम से कि लोग एक ही कंपनी में काम करते हैं और उनको एक दूसरे का परिचय भी नहीं पता होता, और गांव में हमको एक दूसरे का सब पता है, और हम आपस में मिल के काम अगर कर लें तो हम उससे 100 गुना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो लघु सीमांत किसान जो हैं वो बिल्कुल प्राथमिकता हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि सभी समाजों के लोग एक संगठन में जुड़ रहे हैं। ऐसे 16 संगठन तो बन गए हैं। भारत सरकार ने इस सब को देखते हुए इस साल हमें 2 FPO और दिए हैं, जिसमें कि एक विशेष रूप से डेयरी का FPO, जैसे मैंने आपको बताया उज्जैन में डेयरी का पोटेंशियल था, तो वहाँ अब हम उस दिशा में काम कर रहे हैं जहाँ पर हम डेयरी का FPO लगाएं, और इसी तरह से हमको हनी का भी एक FPO मिला है। तो इस प्रकार हम 2 FPO और जो है वो बना पाएंगे, और फिर वही इसमें जोर रहेगा कि इसमें निश्चित रूप से सभी तरह के लोग होते हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि लघु सीमांत किसान केवल मिलें, कोई ना कोई प्रोग्रेसिव फार्मर भी चाहिए जो एक दिशा दे सके, कोई ना कोई ऐसा भी आदमी चाहिए जिसके पास साधन संसाधन हो। प्रैक्टिकलिटी में देखें तो सभी तरह के लोग मिक्स करके एक बड़ा अच्छा FPO बनाते हैं, तो वही हम प्रयास कर रहे हैं। जैसा आपने देखा कि संख्या पहले 300 से कम होती थी एवरेज, अब एवरेज 800 850 है, एक FPO में 1300 भी हैं। और इनकी एक्सपोजर विजिट जब हमने इन छोटे छोटे किसानों की कराई तो हमने नासिक तक भेजा इनको हरियाणा भेजा, करनाल में डेयरी देखने भेजा, तो ये भी अब एक्सपोजर पा रहे हैं। तो अब इनको भी समझ में आ रहा है कि बाकी जगह जब किसान आपस में मिलकर कर सकते हैं तो हम भी मिलकर ऐसा कुछ काम करें जिससे अपना फ़ायदा हो। और अंत में, क्योंकि जिस तरह से आपने बताया कि आपने काफ़ी जो है साथ में जुड़ कर के और उनके बीच में रह कर के इस पे काफ़ी कुछ देखा है, काम किया है, तो लास्ट कमेंट्स आपके इस पूरे स्कीम पे, जैसे पूरे भारत में 10,000 FPO बनाने की बात हो रही थी, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये काफ़ी जो है लोगों के अंदर तक जा रहा है, लोगों के बीच में इसकी काफ़ी जो है पॉपुलैरिटी देखने को मिल रही है, काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से ये काम कर रहा है, तो आप जो है इसके आगे के जो फ्यूचर है वो किस तरह से देखते हैं FPOs? मुझे लगता है अगर FPO केवल संख्यात्मक रूप से बढ़ते रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा किसान जुड़ जाएंगे तो वो हम एक स्तर तक ही पहुंच पाएंगे। हमारा उद्देश्य अब ये है कि हम किसी भी तरह से किसी भी एक FPO को एग्रो प्रोसेसिंग, जो राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी 2019, और उसमें भरतपुर में पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा हमने लोन सैंक्शन किए, तो उस स्कीम में हम इन किसानों को अब धीरे धीरे हम उद्योग की तरफ ले जाएँ। किसान खेती से किस तरह से उद्योग की तरफ आए, आई थिंक उद्योग से फिर किस तरह से मार्केट की तरफ जाए। अगर ये तीनों चीज़ों कर ली, यानी मार्केट से फार्म का लिंकेज कर दिया, तो मुझे लगता है वो वास्तव में वही चीज़ है जो कि सही रिजल्ट देगी। अभी जैसा मैंने आपको बताया, हमने संगठन खड़ा कर दिया है, हमने इनको इनपुट शॉप दिला दी है, हमने इनको मंडी लाइसेंस दिलवा दिए हैं जहाँ ये खरीद, लेकिन अब हमारा प्रयास ये रहेगा, इसलिए मैंने रिसेंटली आपको बताया कि इनकी विज़िट कराई थी यहाँ पर इंडस्ट्री में, ताकि ये देखें कि किस तरह से इलेक्ट्रिकल लगा करके सिस्टम और आप किस तरह से मशीनों से तेल निकाल सकते हैं, और वो तेल निकालने के लिए कई और तरह के और टेस्टिंग की लैब जो है वो मंडी में उपलब्ध है। तो कुछ संगठनों को समझ में आया है इसमें लोन लेना पड़ेगा और वो लोन को फिर चुकाना भी पड़ेगा, और फिर जो उत्पाद होगा उसको मार्केट करके बेचना भी पड़ेगा। इसमें नाबार्ड पूरी तरह से लगी हुई है। उनका प्रयास ये है कि भारत सरकार से या राजस्थान सरकार से कहीं से भी इसमें थोड़ा इनको प्रोएक्टिव लोनिंग हो जाए। तो ऐसे में मुझे लगता है ये संगठन जब तक उद्योग और मार्केट की तरफ नहीं जाएंगे तब तक वो वास्तव जो मेन बेनिफिट या मेन वैल्यू चेन में जो प्रॉफिट अवेलेबिलिटी है वो वहाँ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, प्रोसेसिंग में और मार्केटिंग में। तो अब वो करने पे ही जोर होगा, वही जब तक हम करेंगे नहीं तब तक ये बात जो है वो केवल एक संगठन बना करके एक मार्जिनल बेनिफिट तो डेफिनेटली इसमें काफ़ी मिल रहा है, लेकिन वास्तविक फ़ायदा जो है वो ये है तब कि ये अपने उत्पाद को मार्केट करके बेच पाए।
तो जैसा कि आलोक जी ने बताया कि किसान खेत से लेकर के और बाज़ार तक जो जुड़ेंगे तब जो है वो सही मायने में उनका विकास हो पाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना हम देखा है किसानों की आय को दुगना करने का और उनके विकास के लिए जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं, उस दिशा में एफपीओ जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और कृषक उत्पादक संगठन जो है वो कृषि विकास के अंदर जो है एक मील का पत्थर साबित होगा। तो हमसे चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक धन्यवाद।